हेलो एवरीवन, मैं किरण यादव आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जो कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई कैसे कैसे वायरस से होने वाले रोग कैसे कैसे फैलते हैं, कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है, कौन से विषाणु से कौन सा रोग होता है, वो सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में भी पढ़ने की कवक से कौन सा रोग होगा और उस रोग के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे वो हमारे शरीर में फैलता है और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग वो कैसे फैलते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होंगे, तो प्रोटोजोआ से सबसे पहले अपने पास निंद्रा रोग। सबसे पहले जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है वो कौन सा है? निंद्रा रोग। निंद्रा रोग है, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। स्लीपिंग सिकनेस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन कई बार अपना इंग्लिश वाला शब्द ही किस में लिखा जाएगा? हिंदी में लिखा जाता है। तो हमें याद रखना है निंद्रा रोग को ही हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है। जो निंद्रा रोग है ये कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? निंद्रा रोग कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होगा, ये चीज हमें बतानी है। तो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? ट्रिप्नोसीमा। कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होगा? ट्रिप्नोसीमा जो प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से कौन सा रोग फैलता है? निंद्रा रोग है वो फैलता है। ये नहीं है कि ये डायरेक्ट पर्यावरण में हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसके अंदर है और फिर हमारे अंदर एंटर कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ पर उपस्थित रहेगा? सी मक्खी होती है, एक मक्खी होती है सी। ठीक है, इस मक्खी में उपस्थित होता है क्या? ट्रिप्नोसीमा जो प्रोटोजोआ है ये। और ये मक्खी जब हमें काट लेती है तो उसके बाद ये रोग हमारे अंदर फैलता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ट्रिप्नोसोमा जो अपना प्रोटोजोआ है वो किसके अंदर रहता है, तो ट्रिप्नोसीमा किसके अंदर रहेगा? सी मक्खी है उसके अंदर ये रहता है। वो मक्खी हमें जब काट लेती है तो ये प्रोटोजोआ ये अपने अंदर एंटर कर जाता है, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर ये रोग हमें हो जाता है। क्या होगा इस रोग के अंदर? इस रोग में होगा, एक तो बहुत ज्यादा नींद आएगी, पूरे दिन रात सोए सोए रहने। ये नहीं कि हम टेंशन की वजह से सो रहे हैं, हम टेंशन फ्री है तब सो रहे हैं तो हमें निंद्रा रोग हो गया, नहीं। पूरे दिन रात मतलब एक प्रकार से अनकॉन्शियसनेस रहेगी अपने अंदर, मतलब एक प्रकार से बेसुध से रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नींद आएगी, हल्का हल्का इसके अंदर बुखार भी रहता है, हल्का हल्का बुखार रहेगा और भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, हल्का बुखार रहेगा, निंद्रा आएगी। किसका मतलब किसके लक्षण है? निंद्रा रोग के लक्षण है। कौन से जो प्रोटोजोआ उसकी वजह से हो रहा है? ट्रिप्नोसीमा जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से ये रोग है वो फैलता है। ट्रिप्नोसीमा की वजह से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है अपने पास पेचिस। कि भाई पेचिस है, पेचिस जो रोग है ये कैसे होगा, क्या होगा इसके अंदर? जिस इंसान को पेचिस हो जाता है खाना पीना पचना बंद हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, वोमिटिंग और लूज मोशन मतलब उल्टी और दस्त कंटिन्यू उसको रहते हैं। इसका जो प्रोटोजोआ है, कौन से प्रोटोजोआ से ये होगा? तो वो होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन से होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से फैलता है कौन सा रोग? पेचिस रोग। पेचिस रोग है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ये फैलता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ उपस्थित होती है? तो अपनी बड़ी आंत होती है, जो बड़ी आंत के आगे वाले हिस्से में क्या उपस्थित रहेगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो प्रोटोजोआ ये हमारी बड़ी आंत में ही पाया जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए या दूषित पानी दूषित भोजन हम ले रहे तो उसकी वजह से ये स्कैरिया हो जाए तो उस टाइम पे हमें पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस रोग होगा तो उल्टी रहेगी, साथ में दस्त रहेंगे, भूख नहीं लगेगी। दूसरा, अपने जो पानी की कमी है शरीर में वो आना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे पानी की कमी आनी शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट है अपने पास मलेरिया। मलेरिया है, ये हम क्या बोल देते हैं कि मच्छर की वजह से मलेरिया हो रहा है, वो बात तो सही है, मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है, मच्छर फैलाने का काम कर रहा है हमारे अंदर, इसका मेन मतलब जाके रोग को एक्टिव कौन करता है, मतलब रोग फैला कौन रहा है। मच्छर तो क्या कर रहे हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम कर रहे हैं सिर्फ। इसका जो मेन प्रोटोजोआ है वो कौन सा हो जाएगा, इसका मेन प्रोटोजोआ हो जाएगा प्लाज्मोडियम। कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है इसकी वजह से मलेरिया होता है। ये मैंने आप लोगों को अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में बहुविखंडन प्रक्रिया पढ़ाई थी। जो विखंडन प्रक्रिया थी उसके दो हिस्से थे, द्विखंडन और बहुविखंडन। तो उसमें बहुविखंडन में हमने प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल लिया था और वहां मैंने ये चीज समझाई थी कि कैसे ये मलेरिया रोग है वो फैलता है। देखो प्लाज्मोडियम है वो किस में रहेगा, एक जो इन्फेक्टेड पर्सन उसके अंदर है प्लाज्मोडियम, उसको क्या करेगी, दूसरा मच्छर का मतलब मच्छर काट रहा है उसको, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मच्छर उसको काटा, फिर वो दूसरे वाले को काट रहा है, ये वो प्रोटोजोआ उसके अंदर एंटर कर गया। मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके अंदर ये उपस्थित होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होगा उसमें प्लाज्मोडियम है ये उपस्थित रहेगा। और जैसे ही एक हेल्दी पर्सन को ये खाएगा मतलब काट लेगा, तो रक्त के अंदर क्या एंटर कर गया, प्लाज्मोडियम है वो एंटर कर जाता है। प्लाज्मोडियम रक्त के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, अपने यकृत में पहुंच जाएगा और वहां पर बहुविखंडन जो अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है उसके द्वारा ये क्या करता है, अपना विभाजन करता है, बहुत सारे केंद्रक बनाएगा अपने और अपनी सेल को तोड़कर उनको बाहर निकाल देता है और पूरे के पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जो मलेरिया है इसके अंदर हमें तेज बुखार रहेगा, सर दर्द लगेगा, सर्दी लगेगी। दूसरा अपनी जो आरबीसी होती है उनको ये नुकसान पहुंचाता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनको ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो पूछ लिया जाए मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। कौन सा मच्छर फैलाता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो ये रोग फैलाने का काम करता है। क्या करेगा, एक स्वस्थ पर्सन से मतलब हेल्दी पर्सन से किस में जाएगा, हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे आएगा, इन्फेक्टेड पर्सन उसको काट सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन को का जो ब्लड है उसको सक किया मच्छर ने और फिर वो दूसरा हेल्दी पर्सन है उसका ब्लड सक कर रहा है, तो ऐसे ही वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर उसको फैलाने का काम करता है। ये हो गया मलेरिया। और मलेरिया में हमारे मतलब प्लाज्मोडियम में वो अपनी विभाजन की प्रक्रिया हमारे शरीर के कौन से हिस्से में पूरी करता है, तो वो कौन सा आ जाएगा, अपना यकृत। लीवर में अपना विभाजन प्रक्रिया पूरा करता है। आरबीसी को ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करता है, आरबीसी है उनको नष्ट करने का ये काम करता है। नेक्स्ट है अपने पास पायरिया। जो पायरिया रोग है, पायरिया रोग है ये किस में होता है, दांतों में होता है, दांतों में और मसूड़ों में। पायरिया रोग है ये किस में होगा, दांतों में होगा और मसूड़ों में होगा। क्या होगा इसके अंदर, जो अपने मसूड़े हैं उनसे पस निकलना शुरू हो जाएगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा, दांत है वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं जब पायरिया रोग हो जाता है। किसकी वजह से होता है पायरिया रोग, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक क्या है, प्रोटोजोआ है और उसकी वजह से क्या होता है, हमें पायरिया रोग है वो होता है। पायरिया रोग हो गया तो क्या होगा, अपने मसूड़े जो होते हैं इनसे पस निकलना शुरू हो जाएगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा और जो दांत है वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। किसमें, पायरिया रोग में। मसूड़ों से पस निकलता है, रक्त निकलता है, दांत पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो पूछ ले पायरिया है वो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो पायरिया एंट अमीबा जिजीवेलिस नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से ये होगा। क्या होगा, इसमें मसूड़ों से पस निकलेगा, दांत है वो पीले होने शुरू हो जाएंगे, मसूड़ों से रक्त है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अपने पास
कालाजार। जो कालाजार रोग है, कालाजार रोग है, ये किसकी वजह से होता है? कालाजार रोग होगा, ये किसकी वजह से होगा? ये होगा लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया डोनोवानी की वजह से होगा। अब मैंने फिर से कहाँ लेके चलती हूँ तुम्हें? अलैंगिक प्रजनन के द्विखंडन प्रक्रिया में। जब मैंने वहां पे पढ़ाया था तो अमीबा के साथ साथ मैंने लीशमैनिया का भी एक एग्जाम्पल आपको दिया था। तो उसी प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा रोग होता है? कालाजार रोग है, वो होता है। कालाजार रोग में क्या होगा? जैसे हमने पढ़ा था चेचक में पूरे शरीर पे क्या हो रहे थे? लाल धब्बे हो रहे थे। इसमें क्या होंगे? थोड़े ब्लैक रंग के क्या हो जाएंगे? पूरे शरीर के ऊपर चकते चकते हो जाएंगे, छोटी छोटे फुंसियां हो जाएंगी, छोटे छोटे छाले टाइप में हो जाते हैं पूरे के पूरे शरीर पे। दूसरा बुखार रहता है। और ये जो लीशमानिया डोनोवानी है, ये रहेगा किसके अंदर? बालू मक्खी के अंदर। ये नहीं कि पूरे इन्वायरमेंट में ऐसे ही घूम रहा है और हमारे अंदर एंटर कर गया, ऐसा नहीं होता है इसका। ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है बालू मक्खी के अंदर। बालू मक्खी हमें जब काट लेती है तो उसकी वजह से ये रोग है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है और हमें बुखार रहेगा, पूरे शरीर पर काले रंग के चितके हो जाते हैं। ये आपको दिखाया भी गया इधर कि कैसे कैसे ये पूरे शरीर को कवर कर, एक छाले टाइप में हो जाता है, पूरा पूरा फोड़े टाइप बन जाता है पूरे शरीर के अंदर। और किसकी वजह से फैल रहा है? बालू मक्खी की वजह से फैल रहा है। इसका प्रोटोजोआ क्या है? लीशमैनिया डोनोवानी। इसका क्या होगा? कालाजार का जो मेन प्रोटोजोआ है वो होता है। तो ये हो गई अपनी सारी की सारी प्रोटोजोआ जनित रोग कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, वो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कर लिया है कि कौन सा रोग है वो किसकी वजह से होगा। अब हमें पढ़ना है कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं वो अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कवक होती है, जो कवक होती है वो मोस्टली कहाँ पे ग्रो करती है? जहाँ पे उसको नमी वाला एरिया मिलता है। जहां पर उसको नमी मिलेगी, ज्यादा पानी मिलेगा, उस वाले एरिया में कवक वो ग्रो करेगी। यहाँ पे कवक जनित रोग पढ़ा रही हूँ, मानव में आगे पढ़ाऊंगी पादप के अंदर। जब वनस्पति विज्ञान स्टार्ट करेंगे हम, उसके अंदर पादप रोग आएंगे, वहां भी कवक जनित रोग आएंगे। तो जहाँ पे मतलब पानी है, नमी है, उस एरिया में कवक है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। मतलब उसको जहाँ नमी मिल पा रही है अच्छे से, उस एरिया में जो कवक है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाती है। तो अब हमें जो कवक फफूंदी जिसको आप लोग बोलते हो, उसकी वजह से होने वाले रोगों उनके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले दमा। दमा जो रोग है, दमा रोग है जो किसकी वजह से होगा? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक क्या है? ये एक कवक है। इस कवक की वजह से क्या होता है? दमा रोग होता है। ये क्या करेगी? जो हमारे फेफड़ों की कुपिकाएं होती है उनको नष्ट करना शुरू कर देती है। फेफड़ों की नलिकाओं और कुपिकाओं को नष्ट करना शुरू कर दी, उनमें जाल बनाना शुरू कर देती है। और जब हमारी फेफड़ों की कुपिकाएं और नलिकाएं ही अच्छे से काम नहीं कर रही, तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन उसको ब्लड के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती है प्रॉपर। क्योंकि मेन जो कुपिका है उसका काम ही क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना हीमोग्लोबिन के साथ। ये मैंने आपको जब प्री संचरण तंत्र पढ़ाया था वहां पे पूरी की पूरी डिटेल्स दे दी थी इसकी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये अगर हो जाता है तो क्या होगा? फेफड़ों में क्या हो जाएंगे? फेफड़ों में एक जाल बना लेती है जिससे अपने फेफड़ों की सूक्ष्म नलिकाएं और कुपिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती है। इधर देखो ये चीज आपको दिखाई गई है कि फेफड़ों की नलिकाएं और जो कुपिकाएं, इनको पूरी तरह से ये क्या कर दिया? पूरी तरह से नष्ट कर देती है। मतलब उनका जो स्पेस था वो किस प्रकार से? इस प्रकार से है। उनको कैसे कर दिया? इस प्रकार से कर दिया, अंदर से इस प्रकार से कर दे। एक इतनी जगह मिल रही थी उसको और एक इतनी सी जगह मिल रही है, तो क्या होगा? असर होगा, सांस लेने में कठिनाई होती है। किसको नुकसान पहुंचा रही है? श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, सांस लेने में कठिनाई होगी। क्या बोलते हैं ना कि दमा है उसको क्या सांस मतलब सांस फूलने लग गया बहुत जल्दी, सांस लेने में उसको कठिनाई हो रही है, ज्यादा दूरी पे नहीं चल सकता, भाग दौड़ नहीं कर सकता। तो इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर गैसेज का एक्सचेंज है वो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी कुपिकाएं हैं, फेफड़ों की कुपिकाएं वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, उनमें जाल है वो बनता हुआ
जा रहा है, उनके अंदर जो जगह थी गैसेज एक्सचेंज के लिए वो कम होती जा रही है। तो दमा है किसकी वजह से होगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स की वजह से होगा। किसको नुकसान पहुंचाता है, हमारी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों की कुपिकाओं में ये जाल बना लेता है। नेक्स्ट है अपने पास गंजापन। गंजापन है ये किसकी वजह से आएगा, आने के तो बहुत सारे तरीके आजकल क्या है, कहीं पानी खराब है तो बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, विटामिन की कमी हो गई तो बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। रीजन तो बहुत है, लेकिन कवक की वजह से गंजापन, कौन सी कवक की वजह से गंजापन होता है, तो ये है टीनिया केपिटिस। टीनिया केपिटिस नामक एक कवक होती है, उसकी वजह से कौन सा रोग होगा, गंजापन होगा। इसमें क्या होगा, जो अपनी ये खोपड़ी होती है इसके अंदर बालों की ग्रंथियां होती है, बालों की ग्रंथियां होती है, और उन ग्रंथियों को नष्ट करने का काम कौन करती है, टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस है वो उन ग्रंथियों को नष्ट कर देगी, और वो ग्रंथियां ही नष्ट हो गई तो वहां पर जो बाल थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नीचे उधरना शुरू हो जाएंगे, नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हाथ मारोगे तो उस बहुत सारे बाल है, कंघी करोगे तो बहुत सारे बाल उसमें आ जाएंगे। तो आपसे पूछ ले गंजापन किसकी वजह से, कौन सी कवक की वजह से होगा, तो टीनिया कैपिटिस की वजह से होगा। ये क्या कर रही है, बालों की ग्रंथियों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और उसकी वजह से बाल है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे पूरा का पूरा एरिया ही क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जगह ही वो खाली हो जाती है। नेक्स्ट है अपने पास दाद। दाद है किसकी वजह से होगा, रिंगवॉर्म की वजह से होगा। दाद है किसकी वजह से होगा, रिंगवॉर्म की वजह से होगा। ये तो एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, नॉर्मली मिल जाती है आज, मतलब गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में बच्चे रेत मिट्टी में खेल रहे तो उनमें भी मिल जाती है, आजकल बड़े लोगों को भी मिल जाती है। तो रिंगवॉर्म की वजह से होगा, क्या होगा, त्वचा के अंदर कवक वो जाल बना लेती है, और उसकी वजह से क्या, एक पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर सफेद रंग का या लाल रंग का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, एक चकत्ता बन जाता है, थक्का बन जाता है। और वो अलग से, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाए भी गए हैं कि कैसे वो कवर कर लेते पूरे के पूरे। इसमें क्या रहेगा, खुजली रहेगी, हमेशा खुजली है वो चलती रहती है, और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलता है। अगर जिस इंसान को दाद है हम उसके कांटेक्ट में आ रहे या जिस एरिया में उसके दाद उस पे हाथ लगा रहे, टच कर रहे उसको, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का काम भी करता है। तो पूछ ले दाद किसकी वजह से होता है, रिंगवॉर्म की वजह से होता है। क्या होगा, इसमें कवक है वो त्वचा के अंदर क्या बना लेती है, एक जाल बना लेती है, और लाल रंग के गोले हैं वो पड़ जाते हैं त्वचा में, इसमें खुजली रहती है, हमेशा इरिटेशन सी रहेगी, ठीक है, कि पता नहीं क्या ही हो गया, हमेशा एक इरिटेशन सी रहती है। तो दाद है रिंगवॉर्म की वजह से होगा। इसके लिए उससे वो रिंग कटर वगैरह वो होती है, वो उसका प्रयोग किया जाता है, रिंग कटर मेनली इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास एथलीट फुट। नेक्स्ट है एथलीट फुट। एथलीट फुट है ये किसकी वजह से होगा, ये होगा ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है, उसकी वजह से कौन सा रोग होगा, एथलीट फुट रोग है वो होता है। क्या होगा कि जो पैर होते हैं अपने, पैर होंगे या फिर अपने शरीर का कोई भी नरम हिस्सा, मुलायम हिस्सा है, उसके अंदर नमी ज्यादा टाइम के लिए रह रही है, उस एरिया में नमी ज्यादा टाइम के लिए रह रही है, तो क्या होगा, वो हिस्से में कवक है वो ग्रो कर जाएगी, वो वहां की जो त्वचा होगी वो उतरनी शुरू हो जाएगी, वहां पर दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। एथलीट फुट है, इसके अंदर भी सेम चीज होगी कि क्या हो रहा है, ये रोग है वो त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करेगा। जैसे कि यहाँ पे पैर का दे रखा है कि ये पूरा हिस्सा अपना तलवा हो गया, अपनी उंगलियां हो गई, ये क्या है, नरम हिस्सा है, अगर ज्यादा टाइम के लिए नमी वाले एरिया में रह रहा तो यहाँ पे ग्रो कर जाएगी, क्या होगी, जो ऊपर की त्वचा है वो धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाती है, दरारें पड़नी शुरू हो जाती है, और कई बार तो इतनी हद तक ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि खून भी निकलना शुरू हो जाता है उस एरिया से। तो जो एथलीट फुट रोग है ये किसकी वजह से होगा, ट्राइकोफाइटोन की वजह से होगा, और अपने त्वचा के जो नरम हिस्सा है उसको ये प्रभावित करने का काम करता है। ये अपने जो कवक से होने वाले रोग है वो हो गए, कौन कौन से हमने पढ़ा, हमने दमा रोग के बारे में पढ़ा, गंजापन, दाद के बारे में पढ़ा, और एथलीट फुट डिजीज उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन सा है वो, कौन सी कवक की वजह से फैलता है, ये सारी चीजें हमने कवर
कर ली है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो वर्गीकरण का हिस्सा है वो स्टार्ट करेंगे। आपने जो जूलॉजी का पोर्शन था, जंतु शास्त्र वाला पोर्शन था, वो पूरा का पूरा कवर हो गया। हमने पहले कोशिका पढ़ ली थी, उसके बारे में उत्तक पढ़ लिया था, फिर सारे मानव तंत्र पढ़ लिए थे, और इसके अलावा मानव रोग और मानव ग्रंथि अभी हमने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे कि वर्गीकरण है वो किसने किया, कितने कितने भागों में जीवों को बांटा गया, कि किस हिसाब से उन्होंने बांटा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।